नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट क्लास जो रही थी अपनी, और उसके अंदर अपन ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि ऑक्सीकरण क्या होता है, कि जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो अगर ऐड होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और जहाँ से ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो उसको अपचयन कहा जाता है। हाइड्रोजन प्लस होती है तो उसको अपचयन कहा जाता है। हाइड्रोजन अगर अलग होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन अलग होती है तो उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। ठीक है, फिर धन विद्युतीय तत्व अगर ऐड होते हैं तो वो होता है, ऐड होते हैं धन विद्युतीय तत्व तो अपचयन है। ठीक है, और अलग होते हैं तो ऑक्सीकरण है। ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण है, और अलग होते हैं तो क्या है, वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो होता है ऑक्सीकरण, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो होता है अपचयन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। फिर उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव है, धनात्मक होते हैं। जो घटाते हैं वो कम करते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक जो अपने शरीर में होते हैं वो जैव उत्प्रेरक जिसमें एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है कि जो स्व उत्प्रेरक वो होते हैं जो उत्पादी अगर उत्प्रेरक का कार्य करे। उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो पदार्थ उसमें ऐड होने के बाद उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। विष जो होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो ये क्लास जो लास्ट जो आपने पढ़ी थी, आज जो है रासायनिक पदार्थों के बारे में। ठीक है, जिनके अंदर अपन ने कुछ रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अपने रासायनिक पदार्थ। ठीक है, रासायनिक पदार्थ जो है वो जिनको केमिकल सब्सटेंस बोलेंगे अपन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये। सबसे पहला है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है, जो पदार्थ या तत्व किससे कभी क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्साइड होगा। ठीक है, एक यौगिक है, ये क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, एक यौगिक होते हैं। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ में क्रिया से बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बनते हैं। ठीक है, जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार ऑक्साइडों के दो भाग है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसमें। ठीक है, उसके आधार पे इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होते हैं सरल होते हैं, दूसरे होते हैं जो होते हैं मिश्रित होते हैं। ठीक है, सरल वे होते हैं जिनमें जो तत्व है या कोई यौगिक है जो उनके साथ में जो जितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो उसकी संयोजकता के हिसाब से जुड़ती है। ठीक है, जितनी उसकी संयोजकता होगी उतनी ही ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सरल या साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। मिश्रित ऑक्साइड वे होते हैं जो दो या दो से ज्यादा ऑक्साइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, वो मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। तो सरल में जो क्या होता है, उनकी संयोजकता, ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो उनकी संयोजकता की संख्या के बराबर होती है, वो क्या कहलाते हैं, सरल या साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पहला साधारण, ठीक है, फर्स्ट, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा कौन सी प्रकृति के होते हैं, सामान्यतः सारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो CuO है, तो ये कैसा है, इसकी प्रकृति MgO है। ठीक है, ये कैसे है, सारी प्रकृति के होंगे। यानी अगर इसको मैं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, यानी उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो ये दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे CuO की क्रिया अगर मैं HCl से करवा देता हूं तो क्या बनता है, CuCl2 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है क्या बनता है, H2O। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो ये है अम्ल, ठीक है, और ये है लवण, और ये है अपने जल है। ठीक है, तो लवण एवं जल कौन बनाता है, जब अम्ल के साथ में कौन क्रिया करता है, क्षार। तो इसका मतलब ये कैसा होता है, सारी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जितने भी, ठीक है, मोस्ट ऑफ, मुख्यतः वो जो होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो सारी होती है। ठीक है, यानी इनके विलयन में अगर अपन जो है लाल लिटमस को डाल दे तो वो कैसा हो जाएगा,
नीला हो जाता है। ठीक है, वैसे अपन अम्ल पढ़ेंगे तब अपने को और भी जानकारी इसके साथ में मिल जाएगी। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। किसकी, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी मिलेगी अपने को, अम्लीय मिलती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उनको उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं। ठीक है, और किसके साथ में अभिक्रिया करेंगे, तो वो क्षार के साथ में भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे अपन देखते हैं अधातु के ऑक्साइड के अंदर कि CaOH2 जो है, इसकी रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ में करवा दूं तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर अपन देखने जाए तो जो CaOH2 है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार होता है। ठीक है, और ये क्या बना अपने पास में, लवण बना, और ये क्या बना अपने पास में, जल बना। लवण एवं जल जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब अम्ल की क्षार की क्रिया जब किसी अम्ल के साथ में होती है तब बनती है। इसका मतलब CO2 देख लो, यहाँ पे जो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसा ऑक्साइड है, अधातु है, यानी कार्बन कैसी है, अधातु है, उसका क्या है, ये ऑक्साइड है। तो ये कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है, यानी अम्ल और क्षार आपस में लवण कर क्या बनाते हैं, ये लवण बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि आप अगर देखोगे जैसे एल्यूमिनियम में Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, अगर इसकी रिएक्शन में HCl के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है, AlCl3 बनता है, और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो यहां पे अपन बैलेंस कर लेते हैं इसको, 3Cl2, यहां पे कितने एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, तो यहां पे भी ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। Cl कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ये हो गई बैलेंस। ठीक है, यानी ये जो है वो धातु का क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, ये धातु का क्या है, ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसकी प्रकृति या कैसी है, क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय अम्ल, ये क्या है, लवण है, प्लस क्या है, ये जल है। ठीक है, तो लवण एवं जल देखो यहाँ पे बन रहे हैं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया HCl के साथ में करवाई जाती है तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये क्या बना रहा है, यहाँ पे ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है, क्षारीय की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाता हूं तो मेरे पास में 2NaAlO2 प्राप्त होता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी अगर अपन देखने जाएं तो यहाँ पे अपने को मिलेंगे कि ये 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है कि ये जो है वो क्या है, ऑक्साइड है। क्या है, यहाँ पे ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने क्षार के साथ में करवा दी है। क्षार का नाम है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूं तो यहाँ पे लवण बन रहा है, ये लवण है जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट किया जाता है।
ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ये लवण है, ठीक है, ये क्या है, लवण है, जिसको क्या बोला गया है, सोडियम एल्यूमिनेट कहा गया है। प्लस ये क्या बन रहा है, जल बनता है। तो देखो यहाँ पे अम्ल के साथ में क्रिया करता है तब भी लवण बन रहा है, सार के साथ में क्रिया करता है तो लवण बनता है। इसका मतलब Al जो है, Al2O3 जो है उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, सेम जो बात होगी वो किसकी होगी, ZnO की होगी। ठीक है, तो ZnO भी कैसा है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं सार के साथ में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यानी अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं और सार की तरह भी व्यवहार करते हैं ये, क्योंकि अम्ल लवण एवं जल हमेशा अम्ल व सार रिएक्शन करते हैं। उदासीनीकरण ये अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसी के दौरान ये बनते हैं, लवण एवं जल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सार जो है वो जो यहाँ पे सार है तो इस ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, और यहाँ पे जो ये अम्ल है वो भी इस लवण के साथ में क्रिया करके लवण एवं जल बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो दोनों प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति जो है वो दोनों है, वो अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है और सार की तरह भी व्यवहार करता है। तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं सार के साथ में, कुछ ऑक्साइड जो होता है अम्लीय व सार दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, ये ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन लक्षण को क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन, उदासीन। जैसे NO, TiO, ये कैसे जो ऑक्साइड जो है वो उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ना तो ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, ना ही सार के साथ में अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उदासीनी जो है ऑक्साइड कहलाते हैं। फिर है साधारण ऑक्साइड जो है, अभी बताया था आपको, साधारण ऑक्साइड जब कोई धातु अपनी सामान्य संयोजकता के, देखो ध्यान रखना है, संयोजकता, जितनी संयोजकता होगी उतनी ही संख्या में क्या हो, ऑक्सीजन के परमाणु अगर रखती है तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा, साधारण ऑक्साइड बोला जाएगा। यानी कोई भी धातु जो है अगर अपने समान ही क्या रख रहे हैं, उतनी जितनी उसकी संयोजकता है उतने ही उसमें ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्साइड जो है वो क्या कहलाते हैं, साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, मिश्रित ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जब दो साधारण ऑक्साइड, जब दो कोई साधारण ऑक्साइड आपस में क्या करे, मिलके एक नए ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जो है मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। कैसे, इसके अंदर आप देखोगे जैसे एक होता है FeO, जिसको बोलते हैं अपन फेरस ऑक्साइड, क्या बोला जाता है, फेरस ऑक्साइड बोला जाता है FeO को। ठीक है, उसके साथ में दूसरा जो ऑक्साइड जो होता है वो होता है अपने पास में Fe2O3 होता है। ठीक है, तो Fe2 जिसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरस और फेरिक में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जिसकी वैलेंसी 3 होती है, यानी ये 3 जो है वो Fe के है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब देखो ऑक्सीजन के भी 2 है, इसके भी 2 है, तो ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। जो 3 वाला होता है वो होता है फेरिक, और 2 वाला जिसकी संयोजकता 2 होती है वो होता है क्या, फेरस। ठीक है, इन दोनों से मिलने से एक जो ऑक्साइड बनता है जिसका नाम है Fe3O4 होता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड जो है, जो नया मिलता है ये वाला ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड को क्या बोलेंगे अपन, मिश्रित ऑक्साइड कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों से मिलने से ये बनता है Fe3O4। ठीक है, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है, एक मिश्रित ऑक्साइड होता है, जिसके अंदर 2 ऑक्साइड आपस में मिलने से जो बनते हैं। तो ये भी ऑक्साइड है यहाँ पे, और ये भी ऑक्साइड है, दोनों के मिलने से ये बना, तो ये क्या कहलाता है, अपने जो है मिश्रित ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट जो है कि साधारण ऑक्साइड जो होते हैं उनमें रासायनिक व्यवहार आदि के आधार पे उनको अम्लीय, सारीय, उभयधर्मी, उदासीन जो है ऑक्साइड को प्रकृति में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी उनको अलग अलग तरह से भी वर्गीकृत किया कि साधारण ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते हैं, सारीय भी हो सकते हैं, उभयधर्मी भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं।
सबसे पहला है अम्लीय ऑक्साइड, जिसको एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। पहले है कि जल में जो घुल जाते हैं, याद रखना, जो जल में घुलने के कारण बनते हैं वो होते हैं अम्लीय। ठीक है, अधातु के ये बनते हैं अधातु के, क्योंकि अम्ली बताता इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं। मोस्ट ऑफ धातु के क्या होते हैं, ये ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जिसमें सल्फर, कार्बन, क्लोरीन ये आ सकती है, जैसे SO2, CO2, SO3, ठीक है, Cl2O7, Cl2O7, ठीक है, उसके बाद में P2O5, उसके बाद में है N2O5। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ऑक्साइड जो है वो उदासीन, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सब कैसे अधातु है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जिन धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है, वो अगर उच्च है, ज्यादा बताती है, ठीक है, तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, भले वो धातु हो। ठीक है, जैसे क्रोमियम Cr2O3, ठीक है, जिसमें है Mn2O7, ठीक है, और पैलेडियम जो है V2O5, ये वाले जो है इनकी भी संयोजकता जो है वो ज्यादा है। जैसे यहाँ क्रोमियम की 3 है, ठीक है, नहीं क्रोमियम की कितनी है, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 3 बची है, यानी ये कितनी होगी 6, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैग्नीशियम की कितनी है, यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो तो वो ऑक्सीजन कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, जो ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो इनकी ज्यादा होती है, उच्च होती है, जिनकी ऑक्सीकरण संयोजकता जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, अपनी ऑक्सीजन जो होती है उनके नंबर से ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जितनी संयोजकता होगी, ठीक है, उतने ही नंबर में ऑक्सीजन को वो अपने पास में या ऑक्साइड बनाते हैं ग्रहण करके। अम्लीय ऑक्साइड को एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा अम्लीय ऑक्साइडों में क्या हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे SO2 है, SO2 की रिएक्शन जब जल के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो क्या बनता है, H2SO3 बनता है। ठीक है, H2SO3 बनता है, जिसको सल्फ्यूरस क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरस अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरस अम्ल कहा जाता है। देखो या अगर SO4 होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां देखो ये अम्ल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अम्ल जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है, जो अम्लीय होती है, ठीक है, धातु अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। ये मोस्ट ऑफ कौन से होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड है ये। ठीक है, जल में घुलकर ये क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड सारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, सारीय, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सारीय ऑक्साइडों को एनहाइड्रेट भी करते हैं, एनहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, यानी सारीय एनहाइड्राइड भी बोला जाता है इनको। जैसे सारीय ऑक्साइड में Na2O है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, आदि सारियों का निर्जलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। निम्न क्रिया होती है, जैसे ये है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या है, सार है। ठीक है, तो जल के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या बनते हैं, सार बनते हैं। ठीक है, तो वो जो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, सारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब है उभयधर्मी ऑक्साइड।
अभी आपको इसका एग्जांपल बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ में और क्षार के साथ में, दोनों के साथ में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, वे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। या ये अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल की तरह एवं क्षार की तरह, दोनों की तरह अगर वो व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, क्षारीय या अम्लीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। पहली चीज उभयधर्मी यानी दोनों। वे तत्व जो धातु व अधातु के मध्य में आते हैं उनके द्वारा यह व्यवहार दर्शाया जाता है। ठीक है, ये क्षार व अम्ल दोनों के साथ में क्रिया करते हैं एवं क्या बनाते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एवं जिंक ऑक्साइड जो है, ये दोनों जो है वो अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं या क्षारीय ऑक्साइड है, दोनों की तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड में अभी बताया था Al2O3। ठीक है, HCl के साथ में भी क्रिया करके ये क्या बना देते हैं, AlCl3 बनाते हैं, AlCl3 बनाते हैं और प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, उसके बाद में अगर Al2O3 प्लस NaOH के साथ में अगर अभी क्रिया करवाए, ठीक है, तो क्या बनेगा 2Na। ठीक है, AlO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या बन रहा है, 2 हो गए, ये 2 हो गए। ये अपने पास में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है ये भी लवण बन रहा है, ये भी लवण बन रहा है, जल बन रहा है, इधर भी जल बन रहा है, ये क्षार है। ठीक है, तब ये अम्ल है यहाँ पे, और ये जब अम्ल है तब यहाँ पे ये क्या है, क्षार है। यानी अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। वे ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं, वे या न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं, वे ऑक्साइड जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड में अम्ल व क्षार दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई गुण उसके अंदर नहीं होता है, और ये होते हैं एक तो NO और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो देखो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदासीन वे होते हैं जो ना तो अम्ल होते हैं ना ही वो क्षार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक टॉपिक जो आता है उसमें है, इसी के अंदर मैंने ऐड किया है हरित गृह प्रभाव, जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, या उसको बोला जाता है वैश्विक तापन जो है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। देखो आजकल जो क्या हो रहा है कि आजकल आप देख रहे हो कि जो अर्थ का जो तापमान जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके कई सारे फैक्टर जो है वो इस पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे घटक है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या। पहले बात तो ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक देखो जहां पे ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे क्षेत्र जो होते हैं जहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे तापमान जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वहां पे तापमान क्या है, कम है, कम होता है। ठीक है, तो ठंडे इलाकों में क्या होगा कि जहां तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें बता देते आपको, ठंडे क्षेत्र में ताप क्या होता है, तापमान कम होता है। तापमान
कम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी फसलें होती है या सब्जियां होती है, साग सब्जियां होती है, जिनको उगाने के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, कांच का घर बनाते हैं, एक कांच का घर बनाते हैं। ठीक है, ये जो बना हुआ होता है वो किससे होता है, कांच का घर होता है, कांच का घर है, ये कांच का घर होता है। ठीक है, अब इसको क्यों बनाई जाती है, यहाँ पे अंदर जो है वो क्या करती है, फसलें ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ पे अंदर जो है वो फसलें ग्रो करती है। ठीक है, जो भी इसमें साग सब्जी जो भी है, साग सब्जियां फसलें इसमें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको साग सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो कम होने के कारण जब धूप आती है थोड़ी बहुत, तो सूर्य का प्रकाश जो होगा वो यहाँ से इसके ऊपर गिरता है। ठीक है, जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये कांच का बना हुआ होता है, तो जो जो किरणें होती है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, किरणें अंदर आ जाती है, लेकिन ये कांच का घर होने से ये वापस किरणों को जब ये टकरा के जब वापस जाने की जब कोशिश करेगी, तब ये क्या कर देगा, इसको रोक देता है। तो किरणों को परावर्तित जो किरणें जा रही है, किरणों को बाहर जाने से रोकता है। क्या करेगा, इसको बाहर जाने से रोकता है, जिससे इसमें तापमान जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, जो उस फसल को वो क्या होगा, उसके लिए जो होगा वो जो उसके अगेंस्ट मतलब उसके अनुकूल जो तापमान जो होता है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है क्या, ग्रीन हाउस, हरित गृह। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको हरित गृह बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसको ग्रीन हाउस भी बोला जाता है, ग्रीन हाउस। क्या बोला जाता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस बोला जाता है। देखो, ये जो ग्रीन हाउस किया जाता है इसका मेन एम होता है ताप को बढ़ाना। इसका मेन एम जो है वो ताप को बढ़ाना है, तापमान को बढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे तापमान की क्या होती है, कमी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए ठीक है ये इस तरह से कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि उसमें सुटेबल टेम्परेचर हो जाए, और सुटेबल टेम्परेचर से क्या होगा, वह अंदर जो ग्रो कर रही है साग सब्जियां है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे ये घर बनाए जाते हैं। अब इसका संबंध जो है वो वैश्विक जो तापमान है उस पे कैसे, या ग्लोबल वार्मिंग पे कैसे। ठीक है, तो अब आपको एक छोटी सी चीज को समझना है कि सन तो वही है, और ये अपनी क्या आ गई, अर्थ आ गई, ये अपनी क्या है, अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर अभी क्या हो रहा है कि जो CO2 एक गैस होती है, जो अपन श्वसन के दौरान उस CO2 गैस को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, या कोई भी जो मोस्ट ऑफ जो जातियां जो है जो श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, तो वो श्वसन के दौरान CO2 को क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, तो वो CO2 जो है दूसरी जितने भी दहन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके दहन के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें CO2 गैस बाहर निकलती है। और आजकल आप देख रहे हो कि जो पॉल्यूशन के कारण या प्रदूषण के कारण, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण जो CO2 की मात्रा है वो पृथ्वी पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि ये ग्रह एक लेयर और बन जाती है। ठीक है, जो किसकी लेयर है, CO2 की लेयर है। उसके साथ साथ में मीथेन भी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ में CFC भी है। ठीक है, उसके साथ साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, ये भी इनके साथ साथ में क्या कर रही है, ये पॉल्यूशन के दौरान क्या होती है, डिस्चार्ज होती है ये गैसें। ठीक है, ये गैसें क्या कर रही है, वायुमंडल के चारों तरफ जो अर्थ है वायुमंडल में ये फैली हुई रहती है। ठीक है,
ये अपना क्या है, वायुमंडल है। इस वायुमंडल में इस प्रदूषण के कारण जो ये गैसें बन रही है ये यहाँ पे फैली हुई होती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब सूर्य से प्रकाश जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो अंदर तो आ जाता है लेकिन टकरा के जब वापस जाने की कोशिश होती है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, इस गैसें जो होती है वो इसको बाहर जाने से रोक देती है। ठीक है, यानी जब वो रिफ्लेक्ट होके जब वापस जा रहा होता है, ठीक है, तब इनको ये गैसें क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है, तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी के कारण क्या हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी विश्वसनीय जो तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण अगर आपको गैस पूछे तो सबसे पहली गैस जो है वो CO2 होती है। ठीक है, अगर उसके अलावा भी कुछ गैसें हैं तो उसमें मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी इसके अंदर शामिल होती है, लेकिन जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो महत्वपूर्ण गैस जिम्मेदार है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, CO2 है। ठीक है, और उसके बाद में भी आपको पूछे कि CO2 के अलावा और दूसरी कौन कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट करती है, तो उसमें मीथेन है, CFC है, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी इसके अंदर शामिल में होते हैं। ठीक है, तो ये है अपने ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हरित गृह क्या होता है। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कांच का घर है और यहाँ पे कांच की घर की जगह कौन है, ये वाले हैं, ये कांच की घर की तरह यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान जो है वो ये क्या कर देते हैं, इनको गैसों को, जो सूर्य का जो प्रकाश जो आ रहा है अलग अलग तरंग दैर्ध्य का, तो वहां पे क्या हो रहा है, इनको वापस जाने से क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। ठीक है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो हो रहा है दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को ही बोला जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एवं और एंड दूसरा जो है इसके अंदर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, हरित गृह क्या है, ग्रीन हाउस एक कांच का घर है। ठीक है, अभी बताया आपको ग्रीन हाउस होता है। ठंडे मौसमों में उष्ण कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए एक आवरण बनाया जाता है। ठीक है, ठंडे मौसम में क्या करते हैं, तापमान को मेंटेन करने के लिए एक घर बनाया जाता है कांच का। ठीक है, जिसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस अथवा पौधा घर कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस या पौधा घर कहा जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अंदर तो पहुंच जाता है लेकिन दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाले विकिरण माने जो वापस जाती है किरणें उष्मा अवरक्त किरणों में, ठीक है, इन घरों से बाहर निकलने में से कांच द्वारा रोक ली जाती है। कांच क्या करता है, इसको रोकने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। ये कांच का घर जो होता है वो उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। पौधों को सर्दियों से बचाने हेतु इन घरों में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, अतः जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ तापमान क्या रहता है, मोस्ट ऑफ जो कम रहता है, वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वहां के तापमान को क्या करते हैं, नियमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, हरित गृह प्रभाव। अधिक ठंडे प्रदेशों में जहां सूर्य ताप
शीतकाल का अभाव होता है, यानी सूर्य बहुत कम निकलता है, उसका तापन जो होता है वो क्या होता है, जैसे अभी है ठंड जो है वो चल रही है, अब सूर्य की जो किरणें आती है वो इतनी गर्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। लेकिन ये सूर्य अगर गर्मियों में अपने को क्या करेगा, ये जो गर्मी है तो अपने यहाँ पे उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे, इतना तापमान हो जाता है। तो जब ठंडे में सूर्य का ताप जो होता है वो क्या हो जाता है, का अभाव होता है, जहां विशेष रूप से फलों को, सब्जियों को, पौधों को पैदा करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, या प्रभाव क्या है, ठीक है, बनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो जे फॉरियन ने किया था, याद रखना, जे फॉरियन ने इसको सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव बताया था। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार के गैसों की वृद्धि से संसार का ताप भी बढ़ा सकती है, यानी बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो क्या करती है, जो इनको तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और वो फिर तापमान को उसमें वापस जाने से क्या करती है, किरणों को रोकती है, ठीक है, और जिसके कारण पृथ्वी का भी तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो कौन सी है, वो है अपने पास में CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक उष्णता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी पृथ्वी का ताप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय किरणों को ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की तरफ भेज देती है और ये किरणें वापस नहीं लौट के आ पाती। पृथ्वी का तापमान को क्या कर जाता है, इससे बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से जल का वाष्पीकरण भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जल क्या वाष्पी अधिक होने से उष्मा अवशोषित करती है, जल वाष्प अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या, उष्मा ज्यादा अवशोषित हो रही है। इस प्रकार परावर्तित किरणों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प के द्वारा अवशोषण कर पुनः परावर्तन होने के परिणाम स्वरूप धरातलीय स्तर पे लगातार क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो ऊपर जैसे CO2 है, जल वाष्प भी है, ठीक है, और जल वाष्प और CO2 क्या कर लेती है, उन किरणों को वापस अपने में से टकरा के वापस अर्थ पे भेज देती है, ठीक है, जिससे इस अर्थ का तापमान जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, वैश्विक तापन या उष्णता कहा जाता है, या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अगर आपको पूछे कि हरित गृह गैसें जो है वो कौन सी है, तो जल वाष्प प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, लेकिन मानवीय कारणों से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, उसके बाद में मीथेन जो है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरो है CFC, जिसको कहते हैं अपन CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये जो है आपको ओजोन में भी छेद करने का जो हो रहे हैं, ओजोन के अंदर जो होल हो रहे हैं, यानी ओजोन जो हो रही है वो डिसॉल्व हो रही है, उसका कारण जो है वो क्या है, CFC है। तो CFC का और कारण क्या है, ओजोन को घुलाने में, ठीक है। ओजोन भी एक लेयर है जो क्या करती है, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यूवी लाइट है उनसे अपने को ये क्या करती है, सुरक्षित रखती है। लेकिन ओजोन जहां पे घुल गई है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, जो सूर्य का प्रकाश के साथ साथ में यूवी लाइट जो होती है वो सीधी अर्थ पे आ जाती है, और अर्थ पे आने के कारण जो है, अर्थ पे आने के कारण जो है, अर्थ पे आने के कारण जो है वो क्या होगा, वो कई प्रकार के स्किन कैंसर जैसी जो है वो रोगों को पैदा कर रही है। कौन, यूवी लाइट, ठीक है। तो उसको रोकने का कार्य ओजोन लेयर करता है, और ओजोन भी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, किसके कारण, CFC के कारण। अगर आपको ओजोन के बारे में पूछे कि ओजोन को कौन डिसॉल्व कर रहा है या कौन घोल रहा है, तो ओजोन में जो कमी आ रही है वो किसके कारण आती है, तो CFC के कारण आती है, जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो CFC जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोला जाएगा इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले शब्द जो था वो किसने दिया था,
जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो किसने दिया था? जे फॉरियर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो क्या है, पृथ्वी पे जो सूर्य जो तापमान होता है वहां पे कम हो जाता है, ठंडे इलाकों में साग सब्जियां पैदा करने के लिए ग्रीन हाउस जैसे घर बनाया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी है? CO2 है। इसके अलावा जो गैस है कौन सी है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है। ठीक है, ये अन्य गैसें हैं। फिर है मानव निर्मित, ठीक है, एंजियोपो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेज। देखो, जलवायु में परिवर्तन पर बैठे अंतर सरकार पैनल, देखो इंटर गवर्नमेंट जो पैनल होता है क्लाइमेट चेंजिंग का, इंटर गवर्नमेंट पैनल का क्लाइमेट चेंजिंग वाला, ठीक है, उसने ये निकाला कि 20वीं शताब्दी के मध्य से संसार में औसतन तापमान जो है उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और उसका मुख्य कारण जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी मानव निर्मित जो है वो गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसेज, उनके कारण अधिक मात्रा में आने के कारण ये जो है वो क्या है, जो घटना हो रही है। ठीक है, यानी जो अर्थ का जो तापमान जो बढ़ रहा है उसका जो मेन जो कारण है वो है वो अपने जो मानव द्वारा जो उत्पादित की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेज, उनके कारण पृथ्वी का तापमान जो हो रहा है वो हर साल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अपन खुद भी देख रहे हैं कि जो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि गर्मियों के अंदर बरसात होती है, बरसात के अंदर जो होती है ठंड रहती है, ठंड के अंदर आप देख रहे हो कि गर्मी हो रही है। तो ये ताप जो है क्लाइमेट जो हो रहे हैं वो चेंजिंग हो रहे हैं, तो उसका कारण भी क्या है? ये गैसेज होती है। ठीक है, मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरीन है। ठीक है, ये गैसें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन को भी ऐड किया हुआ है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, वैश्विक उष्णता, पृथ्वी व समुद्र के वातावरण में औसतन ताप में वृद्धि हो जाना। ठीक है, यानी वृद्धि हो जाना, तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अब वैश्विक उष्णता में औद्योगिकी की क्रांति, देखो औद्योगिक में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसके कारण क्या हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, उसके कारण भी क्या होता है? ये किसके कारण होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल में औसतन ताप में क्रमिक क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का जो तापमान जो है वो उसमें क्या हो रही है? दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, मानव द्वारा वन विनाश हो रहा है। देखो, दूसरा, पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यानी आप देखो गर्मियों के दिनों के अंदर अपन जब पेड़ के नीचे बैठते हैं, ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ठंड का अनुभव होता है, यानी ये तापमान को कम करते हैं कौन? पेड़ पौधे। जीवाश्मक ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बनती है। ठीक है, और अन्य ग्रीन हाउस गैसों, ठीक है, में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब क्या हो रहा है कि वन का क्या हो रहा है? वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन वन जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो हो रहा है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो हो रही है वो अर्थ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और बढ़ने के कारण जो हो रहा है उस पृथ्वी का तापमान जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है इसके सोर्स कौन कौन से हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर है, कूलर का मतलब ये वाला जो कूलर नहीं, जो क्या करते हैं वो जो ठंडे रखते हैं, एयर कंडीशन, जैसे बड़े बड़े जो मशीनें होती है कूलेंट वाली, ठीक है, वो वहां से एयर कंडीशन से दूसरी मशीनों से अधिकाधिक इस्तेमाल होने का नतीजा ये हुआ कि वातावरण में CFC, देखो आ गया CFC, इन रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशन, ठीक है, इनसे भी क्या हो रही है? एक गैस निकलती है जिसका नाम है CFC, जिसकी मात्रा क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली घातक जो पराबैंगनी किरणें होती है जिनको बोला जाता है UV लाइट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? UV लाइट को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, ये सीधी क्या आ रही है? अपने ऊपर अर्थ के सीधे ऊपर आती है। ओजोन क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
तो ओजोन जो है वो क्या हो रही है, घुल रही है, जिसके कारण क्या होती है, ये सूर्य से निकलने वाली जो घातक पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, वो सीधी कहाँ पे आती है, ठीक है, इसमें आती है। ये ओजोन को क्या करती है, कम करती है, O3 को कम करती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इससे होता है स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। तो स्किन कैंसर को बढ़ावा कौन दे रही है, यूवी लाइट देती है, ठीक है। तो यूवी लाइट क्या करती है, स्किन कैंसर को बढ़ावा देती है। और यूवी लाइट जो होती है वो सीधी अर्थ पे किसके कारण आ रही है, इस ओजोन के कमी के कारण आ रही है। ओजोन जो कम करने का कार्य कौन कर रहा है, सीएफसी कर रहा है। कहां से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, और दूसरी जो मशीनें होती है तो उनसे ये निकलता है सीएफसी। ओजोन, ओजोन के परत में छेद होने का कार्य है वो होता है सीएफसी होता है। पृथ्वी पे ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते गर्म होती जा रही है। पृथ्वी के अंदर सामान्य दर पे लगातार क्या होती है, अधिक गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। यानी दिन ब दिन पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में जलवायु में परिवर्तन, आप देख रहे हो कि अभी जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ते परिवहन, जो परिवहन के साधन जो बढ़ रहे हैं, इसके कारण पृथ्वी का तापमान में हुई वृद्धि से जलवायु में हुए बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इन प्रदूषणों के कारण इनसे क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। और इन प्रदूषणों के कारण क्या होगा, ये जो होता है इस जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका प्रभाव हम मौसम के बदलते मिजाज, सर्दी में गर्मी, गर्म मौसम में ठंड, ठीक है, ये अपन देखने को सामान्यतः अभी मिल रहा है। अमेरिका में आए समुद्री तूफान जैसे कैटरीना है, अल नीनो है, ये भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। जो तूफान आ रहा है ये भी क्लाइमेट के बदलाव के कारण आ रहे हैं। अभी जैसे आया था बिफर जो है लास्ट टाइम। जलवायु में परिवर्तन के कारण समुद्री तटीय जो क्षेत्र देश है वह लोग बह जाने से, बाढ़, सूखे, गर्म हवाओं से, ठीक है, संबंधित स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही है। बंजर भूमि का बढ़ना, कृषि क्षेत्र का घटना, खाद्यान्नों में संकट पैदा कर रहा है, ठीक है। पानी की कमी हो जाना, जीव जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो जाना आदि समस्या क्या हो रही है, पैदा हो रही है, ठीक है। समुद्र तल जो है, जहां देश है वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। कई जगह क्या हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, ठीक है। कई जगह क्या है, बाढ़ आ रही है। स्वास्थ्य के अंदर कई सारी क्या आ रही है, परेशानी आ रही है, यानी बीमारियां जो है पैदा हो रही है। बंजर भूमि का क्षेत्र जो है बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र जो हो रहा है वो घट रहा है, ठीक है। खाद्यान्नों में क्या आ रहा है, संकट आ रहा है, ठीक है। और पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये सब जो है वो किसके कारण हो रहे हैं, इनके परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। जो इनका मेन जो है वो मानव निर्मित स्रोतों के कारण ये बदलाव हो रहे हैं। नेक्स्ट है, अब दुष्परिणाम क्या हो गए। पहली चीज देखो, तापमान में वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है, तो क्या होगा, मानव वृद्धि, जो मानव जनित जो हरित गृह प्रभाव है, एक प्रमुख दुष्परिणाम है कि हरित गृह से गैसों का बढ़ना इसका मुख्य कारण होता है। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पे अनेक जलवायु क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, जो अभी अपन ने देखे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, जलवायु क्या हो रही है, परिवर्तित होती है। सर्दी में गर्म लग रहा है, गर्म में ठंडी लग रही है, ठीक है। मौसम में क्या आ रही है, विसंगतियां आ रही है। मौसम में क्या है, विसंगति। देखो अभी भी सर्दियों में बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मौसमों में बदलाव आ रहे हैं, वर्षा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पे तापमान बढ़ने से देखो जल वाष्प बढ़ेगा, और जल वाष्प बढ़ेगा तो बादल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, तो अधिक वर्षा होती है, जिससे बाढ़ वगैरह आती है, जिससे क्या आ रही है, बाढ़ आती है। मेन ध्रुवों पे बर्फ पिघल रही है, क्या हो रही है, ध्रुवों पे जो है वो बर्फ को पिघल रही है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर हिमखंड जिसको बोला जाता है हिमखंड, ठीक है। हिमखंड जो होते हैं बड़े बड़े, वो टूट के क्या हो रहे हैं, बह के आ रहे हैं, जिससे समुद्र तल जो हो रहा है, समुद्र के जो तल जो है उसका स्तर जो है वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो किनारे जो होंगे समुद्र के वो क्या हो रहे हैं, समुद्र के अंदर डूबते जा रहे हैं,
ठीक है। तो तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवों में पर्वत की चोटियों पे बर्फ क्या होते हैं, पिघलने लगती है। समुद्र का जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे विश्व की औसत तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों से बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक समुद्री तटीय भाग जल में डूब जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर कई सारे ऐसे कोस्टल जो रीजन वाले जो एरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, जल के अंदर क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे। कृषि पे प्रभाव, हरित गृह का प्रभाव, फलस्वरूप पृथ्वी पे तापमान में वृद्धि के कारण, ठीक है, वर्षा के प्रतिरूप परिवर्तन, ठीक है, जिससे कृषि में भी क्या होती है, प्रभावित होने लगेगी। ठीक है, धीरे धीरे जो प्लांट जो होंगे वो इस जहाँ पे जो उग रहे तो ठंडे वातावरण में, लेकिन गर्मी पड़ने के कारण जो जलवायु में परिवर्तन के कारण वो सही प्रकार से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दुष्परिणाम यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि जीव जंतु वनस्पतियों के प्रभाव में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जिन जीव जंतुओं की ताप सहन करने की क्षमता कम है वे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जो है आप देखने आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे जीव जो होंगे वो आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, या होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो जीवों पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अगर ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका मतलब तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण वो इतने तापमान को जब सहन नहीं कर पाएंगे तो वो इस क्लाइमेट के अंदर जब अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, समुद्रीय जल स्तर के बढ़ने से तटीय वनस्पतियां जलमग्न हो रही है, यानी जो तट पे जो वनस्पतियां हैं वो भी क्या हो रही है, उसके अंदर डूब रही है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कैसे करने के उपाय क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में जैव मंडल में खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के मुख्य उपाय है, सबसे पहला जिसके कारण हो रहा है वो है CO2, तो बस CO2 को कम कर दो। ठीक है, तो CO2 की वृद्धि को रोकना। तो हरित गृह की प्रभाव को कम करने में सबसे अधिक योगदान करने वाली गैस जो है वो CO2 गैस है। ठीक है, की मात्रा में हो रही वृद्धि को रोक लगानी चाहिए, जिससे जीवाश्मीय ईंधन जो है उनको जलाने में कमी करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। वैकल्पिक यानी जो ईंधन जो अपन जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो लकड़ियां वगैरह जो होती है, ठीक है, और पेट्रोल और डीजल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनकी जगह कुछ दूसरे सोर्सों को जैसे सोलर एनर्जी से चलने वाले जो सोर्स है उनको अपन इस्तेमाल करके इस CO2 को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक सोर्सों को अपन यूज में लेके इस CO2 को क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। वन क्षेत्रों के विस्तार, ठीक है, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो ये CO2 वाला जो है, अगर पेड़ लगाने से क्या होगा, देखो प्लांट जो है, पादप जो है वो एक क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि उसको चाहिए क्या, CO2। ठीक है, तो CO2 जो होगी, जितने ज्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे तो CO2 का बैलेंस इस सब पृथ्वी पे बना हुआ रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेड़ पौधों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, यानी जो है वो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो कम हो रहे हैं, तो CO2 की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। करने से, नियंत्रण करने से बड़े स्तर पे हो रहे हैं वन विनाश को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, और साथ में वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि पे रोक। ठीक है, विश्व की तीव्र गति से बढ़ी जनसंख्या को वृद्धि को रोकने के समुचित कारगर उपाय किए जाने चाहिए, ताकि जनसंख्या, देखो मेन चीज है जनसंख्या, लोगों की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो सीधी सी बात है जो फ्यूल जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आएगा, और जब फ्यूल ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आएगा तो CO2 की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, रोकना चाहिए। वाहनों तथा उद्योगों में उपकरण लगाने से वाहनों को व उद्योग में इस प्रकार के उपकरण लगाने चाहिए जिससे प्रदूषित गैस को कम से कम निकाले एवं वायुमंडल में जाने से पूर्व उनका क्या हो जाए, विघटन हो जाए। यानी वायुमंडल में जाने से पहले उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको जो है जो प्रदूषित है उनको थोड़ा सा कम प्रदूषित करके फिर वातावरण के अंदर छोड़ना
चाहिए ताकि वो क्या हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट कम से कम हो। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरो उत्पादन का निम्न स्तर पे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो करती है ओजोन को, ठीक है, ओजोन को क्या करती है, ये डिसॉल्व करती है। देखो ओजोन जो है, ओजोन, ठीक है, अर्थ के चारों ओर एक ओजोन जो गैस का एक आवरण है O3 का, ठीक है, O3 का आवरण है। सूर्य से, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली एक यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट है, ठीक है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है, अंदर आने से क्या करती है, ये रोकती है। लेकिन जा ओजोन अगर डिजोल्व हो गई है, जा क्या हो जाती है, ओजोन अगर घुल जाती है, ठीक है, सपोज मान लो यहां से ये घुल गई, यहां से ये घुल जाती है, ठीक है, तो यूवी लाइट जो होती है वो सीधी यहाँ पे आ रही है अर्थ के ऊपर। यूवी लाइट का होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, स्किन कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, स्किन कैंसर, त्वचा के जो है वो कैंसर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये यूवी लाइट ओजोन को डिसॉल्व करने का काम जो होता है वो कर रहा है एक प्रदूषण के कारण, प्रदूषण, ठीक है, जिसमें आप जितने भी कूलेंट है, जितने भी कूलेंट आते हैं, कूलेंट जो है, ठीक है, उनके कारण एसी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसके बाद में एयर कंडीशन है, एयर, ठीक है, एयर कंडीशनर जो है, एसी जिसके बोलते हैं अपन, ठीक है, इनके द्वारा एक गैस निकलती है जिसका नाम है CFC, और CFC ओजोन को क्या करता है, गुला रहा है, गुलने का कार्य कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रही है, सीधी यूवी लाइट अपने ऊपर, इस के ऊपर आ रही है, और इससे क्या होता है, स्किन कैंसर जैसा खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन के उत्पादन पे, क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन में भी क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। रासायनिक खाद्य को सीमित प्रयोग कर, कृषि में रासायनिक खाद्यों के उपयोग को सीमित करना चाहिए। इसके द्वारा जैविक खाद, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको उपयोग में लाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है, यानी जो है अपने क्या बोलते हैं इसको, खाद जो है वो मैन्यूर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जो बायो फर्टिलाइजर है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जो फर्टिलाइजर जो है उनको वहां पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इनके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, जो वातावरण में हो रहे परिवर्तन है, जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन रोका जा सकता है, ठीक है। लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में इतना ही। आज अपन ने जो है वो ऑक्साइडों के बारे में पढ़ा। अम्लीय ऑक्साइड है, सारी ऑक्साइड है, ये साधारण ऑक्साइड के अंदर आते हैं, मिश्रित ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है, और सारी ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर हरित ग्रह के बारे में पढ़ा, ओजोन के बारे में पढ़ा,
ठीक है। तो इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।